नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी और हमारा बेहद खास शो जो हर रोज हम लेकर आते हैं और बात करते हैं निवेश की, निवेश को बेहतर बनाने की, सपनों को पूरा करने की। तो यानी पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा कोई भी सवाल, कोई भी परेशानी, कोई भी आशंका आपके मन में है तो आप योर मनी का हिस्सा बनकर अपने सवाल पूछ सकते हैं। तरीका बेहद ही आसान है। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, ईमेल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। नोट कर लीजिए तरीका शो में शामिल होने का। आप व्हाट्सएप के थ्रू हमारा नंबर लिख लीजिए 7045220000, लिखकर अपने सवाल लिख दीजिए हमें। साथ ही yourmoney@nwat.com ये हमारी ईमेल आईडी है। आप अपने डिटेल्स यहाँ भी भेज सकते हैं और साथ ही आप अपने फेसबुक, ट्विटर पर ये शो लाइव भी देख सकते हैं और अपने क्वेश्चंस भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आज आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए वाइज इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रुस्तगी मौजूद है। हेमंत जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और सवालों को लेने से पहले आज हम बात करेंगे अर्ली रिटायरमेंट की, क्योंकि ये एक लेटेस्ट ट्रेंड है जहां पर आज का यूथ अर्ली रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहा है, करना चाहता है। कुछ के मन में कंफ्यूजन है, कुछ ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। तो पहले तो आपसे यही समझना चाहेंगे कि अर्ली रिटायरमेंट कितना सही कदम है। 50 साल की उम्र में रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी हो या 45 साल की उम्र में रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी हो, कब, कहां, कैसे निवेश की शुरुआत करें, क्या सजेशंस? देखिए, पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप कोई भी डिसाइड करते हैं कि उनको अर्ली रिटायरमेंट चाहिए तो ये बहुत ही पर्सनल डिसीजन है। बट उसके साथ साथ आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है समझना कि ये बहुत ही प्लान डिसीजन होना चाहिए। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा कि जैसे हम अर्ली रिटायरमेंट की बात करते हैं तो उसका डिसीजन भी आपको अर्ली ही करना पड़ेगा। आप एब्रप्टली या ऑल ऑफ ए सडन ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हमें जल्दी रिटायर होना, और उसके कुछ कारण है। देखिए क्या होता है, जब आप ट्रेडिशनल एज यानी 60 इयर्स में आप रिटायर करते हैं तो अगर हम मान के चले कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है करीब 80 साल है, तो 20 साल तक आपको इनकम जनरेट करनी है अपने जो कॉर्पस आपने बनाया है। लेकिन जब अर्ली रिटायरमेंट लेते हैं, चाहे 45 इयर्स में हो या 50 में हो, तो आपको एडिशनल 10 से 15 साल के लिए भी आपको प्रोवाइड करना पड़ता है। एक तो ये। दूसरा, जब ट्रेडिशनल एज पे आप रिटायर करते हैं आपको लंबा समय मिलता है कॉर्पस बिल्ड करने के लिए। लेकिन जब आप जल्दी रिटायरमेंट लेते हैं तो आपके पास समय भी कम होता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि नॉर्मली जब आप 60 इयर्स में रिटायर होते हैं तो आपके जो एक्सपेंसेस हैं, पोस्ट रिटायरमेंट के एक्सपेंसेस, वो अगर हम उसको प्री रिटायरमेंट के एक्सपेंसेस से कंपेयर करेंगे तो करीब 70 या 75% के करीब होते हैं। लेकिन जब आप अर्ली रिटायरमेंट लेते हैं तब आपके एक्सपेंसेस में उतना गैप नहीं होता है। तो आई थिंक इंपॉर्टेंट है कि हम समझें कि एक तो होता है कि हम चाहते हैं कि हम जल्दी रिटायर हों, और जैसा मैंने कहा कि कुछ कारणों की वजह से हमें इसको अच्छे से प्लान करना होगा। अगर मैं एक एग्जांपल आपको दे दूं कि अगर कोई 25 साल की उम्र में डिसाइड करते हैं कि उनको 50 साल की उम्र में जाके रिटायर होना है, तो उनके पास 25 साल है समय कॉर्पस को बनाने के लिए। अगर वो ये मान के चलें कि उनको आज की डेट में जो इनकम चाहिए वो 50,000 चाहिए, जब तक वो रिटायर होंगे तो यानी 6 लाख रुपए जो साल का चाहिए वो बढ़ के इन्फ्लेशन की वजह से 26 लाख रुपए तक पहुंच जाएगा। और उस कॉर्पस को बनाने के लिए आपको 5.9 करोड़ मतलब तकरीबन 6 करोड़ का कॉर्पस बनाना होगा। अब क्योंकि आपने जल्दी शुरुआत की, लंबा समय था आपके पास, आपने प्लान किया, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो 31,000 की होगी। लेकिन इसके सामने में अगर हम देखें कि 45 साल की उम्र में अगर आप डिसाइड करते हैं तो 5 ही साल है आपके पास रिटायर होने की जगह, आपको 50 पे रिटायर होना है। तो 6 लाख का जो आपका जो इनकम रिक्वायरमेंट है वो बढ़ के 8 होगा। लेकिन आपको जो कॉर्पस बनाना होगा करीब 1 करोड़ 84 लाख, लेकिन उसको बनाने के लिए आपको करीब 2.25 लाख रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। तो जैसा मैंने कहा कि बहुत ही प्लान करके, सोच समझ के, और ये भी सोच के कि रिटायरमेंट करने के बाद आप करेंगे क्या, और उसमें दोनों फेजेस, आपके एक्यूमुलेशन फेज और आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन फेज है, उन दोनों के बारे में सोच के ही डिसाइड करना चाहिए। ओके अच्छा हेमंत जी, एक चीज बताइए, अगर अब कोई 1 करोड़ 2 करोड़ का टारगेट लेकर चलता है 20-25, ओके अच्छा हेमंत जी, एक चीज बताइए, अगर अब कोई 1 करोड़ 2 करोड़ का टारगेट लेकर चलता है, 20-25 साल का उसके पास समय है, आइडियली कितना उसको मंथली इन्वेस्टमेंट करना होगा, या एक छोटे अमाउंट से शुरुआत करे, स्टेप अप एसआईपी के साथ 25 इयर्स का होराइजन लेकर चले, तो अगर एक केस स्टडी आप समझा सकें, बता सके। अब सब व्यूअर्स की नेसेसिटी के हिसाब से तो हम रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर सकते, बट एक केस स्टडी रखें तो क्या सजेशन आपका रहेगा, कितने इन्वेस्टमेंट्स के साथ शुरुआत करें अगर रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है तो?
देखिए, जैसे मैंने कहा सबसे पहले आई थिंक हम जब उस नंबर्स तक पहुंचे उससे पहले तो हमें अपनी रिक्वायरमेंट्स को देखना होगा कि आपके अराउंड जो भी आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो है कैसी, क्या आप वाकई में इस पोजीशन में है कि आप अर्ली रिटायरमेंट ले सकें। इसलिए नहीं कि आपके किसी दोस्त ने सोचा है या आपके किसी रिश्तेदार ने सोचा है कि वो जल्दी रिटायरमेंट हो। आपको दूसरों के एग्जाम्पल से फॉलो नहीं करना है, आपको अपना एग्जाम्पल देखना है। उसके बाद जैसा मैंने कहा वो डिपेंड करता है आप किस एज पे डिसाइड करते हैं कि आपको रिटायरमेंट चाहिए और आप किस एज पे रिटायर होना चाहेंगे। जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर आप मान लीजिए 45 साल की उम्र में डिसाइड करते हैं कि मुझे 5 साल के बाद रिटायर होना है, और मैं ये मान के चल रहा हूं, अगर आप मान के चले कि आपके पास और कोई रिटायरमेंट कॉर्पस आपने नहीं बनाया है, तो 50,000 की इनकम पाने के लिए भी आपको करीब 2 करोड़ का कॉर्पस बनाना होगा, जिसके लिए आपको 2.25 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करनी होगी। तो ऐसा मैंने पहले भी कहा शुरुआत में कि अर्ली रिटायरमेंट का डिसीजन भी आपको अर्ली लेना होगा। आप ये अब्रप्ट डिसीजन नहीं कर सकते क्योंकि ये आपकी लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन है। दूसरी बात, एक्यूमुलेशन फेज में अगर आप अर्ली रिटायरमेंट लेते हैं तो आपको मैक्सिमम अमाउंट जो आपकी इनकम है उसको सेव करना होगा और आपको कहीं ना कहीं अग्रेसिव पोर्टफोलियो बनाना होगा, क्योंकि आपको रिटर्न जो है वो इन्फ्लेशन को आपको बीट करना है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन फेज में भी आपको ऐसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देखनी होगी। आप ट्रेडिशनल ऑप्शन में नहीं जा सकते, वहां पे भी आपको जो मार्केट लिंक प्रोडक्ट हैं जैसे बैलेंस एडवांटेज फंड, उस तरह के फंड लेके आपको सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान से पैसा निकालना होगा। तो इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने कहा, कि आप किस एज पे डिसाइड करते हैं, कितना समय है आपके पास। और सबसे बड़ा अच्छी बात यह है, जैसे मैंने एक पहले एग्जांपल दिया कि अगर 25 साल की उम्र में आप डिसाइड करते हैं, हालांकि आपको 6 करोड़ का कॉर्पस लगेगा, लेकिन फिर भी सिर्फ 30,000 की इन्वेस्टमेंट से आप वो कॉर्पस बना पाएंगे। तो जितना जल्दी डिसाइड करें आपकी रिक्वायरमेंट्स कितनी है, और ये भी सोच लें कि रिटायरमेंट के बाद आप करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 45 ईयर 50 ईयर में आप रिटायर हो गए। अगर आपकी कोई हॉबी है, अगर आपका कोई इंटरेस्ट है, तो ये भी सोचिए कि क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे आप अपनी हॉबी और इंटरेस्ट को मोनेटाइज कर सके, ताकि आपको कुछ रेगुलर इनकम मिल सके। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है, बहुत ही प्लान करके अपनी पर्सनल फाइनेंशियल सिचुएशन को देख के ही डिसाइड करना है। ओके, बिल्कुल, ये सबकी अलग अलग प्लानिंग है, अलग अलग सिचुएशंस हैं, उसके हिसाब से आपको प्लानिंग करनी है। बट मैथमेटिक्स क्या होनी चाहिए रिटायरमेंट प्लानिंग की, वो हेमंत जी ने आपको समझाई है। आपको अपने स्पेसिफिक रिटायरमेंट प्लानिंग को लेकर अगर सवाल पूछने हैं तो आप अपने सवाल भेज ही सकते हैं। ये एक इन जनरल हमने जानकारी देने की कोशिश की है कि कैसे रिटायरमेंट प्लानिंग करनी चाहिए। सवाल लेते हैं, राजबीर है हमारे साथ अब बटाला गुरदासपुर से। राजबीर जी नमस्कार, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका, क्या सवाल है? हाँ, गुड इवनिंग मैम। मेरा सवाल ये था कि मैं 26,000 रुपए की SIP तकरीबन कर रहा हूँ और मेरा 1 करोड़ का मतलब मेरा गोल है 15 साल में। ओके ओके, तो 15 इयर्स में आपका 1 करोड़ का गोल है। अभी 26,000 की SIP चल रही है। कब आपने SIP स्टार्ट की बेसिकली? कितना टाइम हो चुका है, कितना पोर्टफोलियो का वैल्यू है अभी? पोर्टफोलियो का वैल्यू 8 लाख से ऊपर हो चुका है मैम, और 1.5 साल पहले मैंने शुरू की थी। बीच बीच में गिरावट पे मैं लमसम डाल रहा हूँ। ओके, चलिए, तो ये तो इंटरेस्टिंग है और अच्छी बात है कि बीच बीच में ये एडिशंस भी करते हैं। फिलहाल इनका पोर्टफोलियो अगर मैं बताऊं हेमंत जी, तो कैनरा बुक ब्लू चिप इक्विटी, मेरई एसेट, इमर्जिंग ब्लू चिप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एक्सेस ग्रोथ फंड, एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज जैसे फंड्स इनके पोर्टफोलियो में हैं, और साथ ही क्वांट टैक्स प्लान, क्वांट एक्टिव फंड, क्वांट स्मॉल कैप और एक्सेस मिड कैप हैं। क्या सजेशन है इनके गोल और इनके पोर्टफोलियो पर? देखिए, मैं इनको कहना चाहूंगा कि जो पहले इनकी अगर हम टारगेट की बात कर ले, इन्होंने कहा कि इनका टारगेट जो है वो करीब 1 करोड़ रुपए का 15 साल का इनके पास समय है, और जो इनकी जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो जो है उसकी वैल्यू करीब 8 लाख है। तो मैं ये कहूंगा कि अगर आप राजवीर जी, अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करते हैं 15 साल 26,000 जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, और मैं एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो पे अगर आपका देखूं तो करीब 1 करोड़ 75 लाख का आप अपना कॉर्पस बना पाएंगे। तो जहां तक आपके टारगेट का सवाल है, मुझे लगता नहीं कि आपको कोई भी परेशानी होगी। ऑफ कोर्स कंडीशन ये है कि आप अनइंटरप्टेडली अपना जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है उसको कंटिन्यू कीजिए। अब इशू ये है कि जो इनके फंड्स हैं, इनके पास ब्रॉडली मैं कहूंगा फंड अच्छे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा फंड है। इनके पास 12 फंड हैं, उनमें से एक टैक्स सेवर है और बाकी 11 फंड जो है वो नॉन ELSS फंड है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जरूरत है इनको अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा कंसोलिडेट करने की, क्योंकि टैक्स सेविंग में ऑब्वियसली मैंडेटरी आप सेविंग कर रहे हैं, तो वो आप 6,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करिए। लेकिन जो बाकी 20,000 है, मुझे लगता नहीं कि आपको 4 या 5 से ज्यादा फंड रखने चाहिए। तो मेरी कुछ रिकमेंडेशन है आपके लिए, आप उसको कंसिडर कीजिए। जो एग्जिस्टिंग फंड्स हैं
उसमें जैसे पराग पर एक फ्लेक्सी कैप फंड है वो रख सकते हैं, और कैनरा रोबेको का स्मॉल कैप फंड, ये 2 फंड एग्जिस्टिंग फंड में आप 4-4 हजार की उसको रीअलाइन करके आप अपनी इन्वेस्टमेंट कीजिए उसके अंदर। और उसके अलावा मैं आपको 3 फंड रिकमेंड कर रहा हूँ। एक कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड है, निपॉन इंडिया का मल्टी कैप फंड है, और आईसीआईसीआई प्रू लार्ज एंड मिड कैप। इन तीनों में भी आप 4-4 हजार रुपए इन्वेस्ट कीजिए, तो कुल मिला के 26,000 की इन्वेस्टमेंट होगी। आपके पास 6 फंड्स होंगे इंक्लूडिंग ELSS। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे लगता है कि पोर्टफोलियो थोड़ा कंसोलिडेट होगा, उसकी मॉनिटरिंग बेटर होगी, और शायद जो बैलेंस चाहिए आपको डिफरेंट सेगमेंट्स के एक्सपोजर में वो आपको मिलेगा। तो ये कुछ चीजें हैं, अगर आप बदलाव करें तो मुझे लगता है कि आपको और बेहतर रिटर्न मिल सकता है। बट जैसा मैंने कहा कि आपको टारगेट पूरा करने में मुझे लगता नहीं कोई भी परेशानी। जी ठीक है, तो 6 फंड्स आपको अपने पोर्टफोलियो में रखने हैं जैसे सजेस्ट किए गए हैं। और डिटेल्स आपको बता दें, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, निपॉन इंडिया मल्टी कैप, आईसीआईसीआई प्रू लार्ज एंड मिड कैप, साथ ही कैनरा रोबेको स्मॉल कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और क्वांटेक्स प्लान, ये फंड सिर्फ आप अपने पोर्टफोलियो में रखिए। बाकी 26,000 के आसपास की SIP आप इन्हीं फंड्स में करेंगे तो अपने गोल को हासिल कर सकेंगे। शिवशांत हमारे साथ मौजूद हैं अब अपना सवाल पूछने के लिए। शिवशांत जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो नमस्कार। एक्चुअली मेरे पास 6 फंड है। एक्चुअली मेरे पास 6 म्यूचुअल फंड जो 6 फंड है। ओके। और एक स्मॉल कैनरा रोबेको स्मॉल कैप, कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी, और PGIM इंडिया मिड कैप, और एक पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, और कॉन्टेक्ट से, और SBI कॉन्ट्रा। और मेरे जो निवेश है 28,000 पर मंथ है। मुझे 25 साल के लिए करना था, तो मुझे जानना चाहता है कि जो मैंने पोर्टफोलियो सिलेक्ट किया है जो सही है नहीं है। ठीक है, तो इनको पोर्टफोलियो पर क्या सजेशन रहेगा आपका हेमंत जी? जैसे इन्होंने बताया इनके पास 6 फंड्स हैं और उन 6 फंड्स में इनके पास कैनरा रोबेको स्मॉल कैप, PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, SBI कॉन्ट्रा, कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी, क्वांटेक्स प्लान है। बताइए इनके पोर्टफोलियो पर सजेशंस। देखिए, पहले अगर उनकी टारगेट की बात करते हैं, इन्होंने जैसे इनकी इन्वेस्टमेंट है 23,000 पर मंथ जो इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लंबा समय है इनके पास 25 साल का। इनका जो टारगेट है, इन्होंने कहा है कि 6 करोड़ का ये कॉर्पस बनाना चाहते हैं। तो ये जो इनकी जो करंट इन्वेस्टमेंट है 23,000, अगर ये कंटिन्यू करते हैं 25 साल तक, तो ये करीब 4.5 करोड़ का कॉर्पस बना पाएंगे। तो एक गैप है वहां पे, जितना ये टारगेट है उनका, जितना ये एक्यूमुलेट कर पाएंगे करीब 1.5 करोड़ का, उसको पूरा करने के लिए उनको एडिशनल SIP करनी होगी अराउंड 8,000 रुपीज की। वो जितना जल्दी हो सके वो करें ताकि उनको उतना लंबा समय मिले अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए। तो ये तो हो गया इनका टारगेट का। और दूसरा, इनके जो फंड्स हैं, 6 फंड है इनके पास, इनकी फंड सिलेक्शन बहुत अच्छी है, और जिस तरह का एलोकेशन डिफरेंट मार्केट सेगमेंट में होना चाहिए वो उन्होंने किया। तो आई थिंक वहां पे इन्होंने काफी अच्छा काम किया है। अगर ये डिसाइड करते हैं कि इनको 8,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं, जब भी वो डिसाइड करें, तो मुझे लगता है कि एग्जिस्टिंग फंड, जैसा मैंने कहा इनके अच्छे फंड्स हैं, उसी में वो इन्वेस्ट करें। तो जैसे पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड है, उसके अंदर वो 2,000 रुपए ऐड कर सकते हैं, और कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी फंड जो है वहां पे 3,000, और SBI कॉन्ट्रा जो फंड है उसमें 3,000 एडिशनल इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एग्जिस्टिंग फंड में ही आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट कीजिए, फंड ऐड करने की जरूरत आपको नहीं है। और जैसा मैंने कहा कि थोड़ा जो गैप है उसको पूरा करेंगे तो डेफिनेटली अपने टारगेट को पूरा कर पाएंगे। ओके, चलिए, तो आपको आपके पोर्टफोलियो पर सजेशंस दिए गए हैं, उसके हिसाब से आप बना सकते हैं रणनीति। 23,000 की आपकी एग्जिस्टिंग SIP चल रही है, 31,000 की SIP करेंगे तो अपने गोल को हासिल कर सकेंगे। तो चलिए, ये आपके लिए है सजेशंस। और अगले कॉलर से बात करेंगे। अमित हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर। अमित नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैम, मेरा पोर्टफोलियो मैंने आपको भेजा हुआ है। इसमें मैं 2,000 रुपए की सिर्फ पराग पारिक में कर रहा हूँ पिछले 2 साल से, और इसके अलावा इसके अलावा मेरे अकाउंट स्मॉल एंड लार्ज कैप में 2,000 रुपीज का सिप है, प्लस कैनरा रोबेको ब्लू चिप 1,000 रुपीज, निपॉन स्मॉल कैप में 1,000 रुपीज, एंड दिस काइंड ऑफ, मतलब मैं एक इन्वेस्टमेंट मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है। मेरा एक्चुअली क्वेश्चन ये था कि मैं अगले 12 साल में इस हिसाब से मैं कितने का कॉर्पस कर पाऊंगा, और इसमें कुछ एक्सपेंस रेशियोज भी होते हैं जो AMC चार्ज करते हैं, तो वो जब रिडीम करते हैं हम, तब
होता है वहां से, मतलब होता वो एएमसी जो है वो डिडक्ट करती हैं उसको, या कैसे ये डिडक्शन होता है, चार्जेस कैसे लगते हैं एक्सपेंस रेशो पे? ठीक है, पूछते हैं क्या सजेशन रहेगा इनका। तो बताइए, आपने इनका पूरा सवाल भी सुना, इनके एसआईपी पोर्टफोलियो के बारे में भी। ये फिलहाल 26,000 के आसपास की एसआईपी कर रहे हैं, 60,000 के आसपास इनका पोर्टफोलियो का वैल्यू है। 12 साल में कॉर्पस के बारे में तो जानना ही चाहते हैं, साथ ही फंड्स के बारे में भी। फंड्स के नेम अगर मैं मेंशन करूं तो इनके पास कैनरा रोबोको ब्लू चिप इक्विटी, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, कैनरा रोबोको निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज शामिल है। क्या सजेशंस आपके? दीपाली, देखिए मैं कहूंगा कि पहली बात तो अमित, आपने जो फंड चुने हैं वो काफी अच्छे हैं, आपका पोर्टफोलियो काफी अच्छा है। और इनफैक्ट मैं कहूंगा कि इसके बाद आगे जाके भी जब अपनी इन्वेस्टमेंट को अगर आप बढ़ाना चाहें तो यही जो फंड्स हैं इन्हीं में आप एडिशनल अमाउंट इन्वेस्ट कीजिए। मुझे लगता नहीं कि आपको कोई और फंड इसमें ऐड करने की जरूरत है। तो आई थिंक पोर्टफोलियो में जो फंड होने चाहिए, जिस तरह के फंड, वो आपका काफी अच्छा डिसीजन है, इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जो एक्सपेंसेस के बारे में, जिसको हम TER बोलते हैं, टोटल एक्सपेंस रेशो, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं अमित आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे कि सेबी रेगुलेशंस हैं जिसमें बहुत क्लियरली ये कहा गया है कि कितने जो एक्सपेंसेस हैं वो म्यूचुअल फंड चार्ज कर सकते हैं। और वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये जानना कि अगर छोटा फंड रहेगा तो एक्सपेंसेस थोड़े ज्यादा होते हैं, और फंड का साइज बड़ा जैसे जैसे बड़ा होता है वो एक्सपेंसेस जो है वो कम होने शुरू होते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। तो अगर मान लीजिए एक ही कैटेगरी के अगर दो फंड्स हैं, आप देख रहे हैं, एक फंड 15,000 करोड़ का है, एक फंड 1,000 करोड़ का है, तो आप देखेंगे कि जो एक्सपेंस रेशियो जो छोटे फंड में वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू जो दूसरा फंड जिसमें 15,000 का कॉर्पस है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सेबी रेगुलेशन में बहुत क्लियरली कहा गया है कि कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं जो इसका हिस्सा हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड अपनी मर्जी से कोई भी एक्सपेंस उसके अंदर डालेंगे, बहुत ही डूज एंड डोंट्स हैं उसके अंदर बहुत क्लियरली। तो आई थिंक ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज जो आपने पूछा, ये किस तरह से चार्ज होता है। देखिए, जब आप एनएवी जो देखते हैं आप, वो एनएवी उस एक्सपेंसेस होती है, तो नेट ऑफ एक्सपेंसेस है। मतलब जो एनएवी जो होता है उसके अंदर वो चार्जेस ऑलरेडी इंक्लूडेड होते हैं। तो जो एनएवी है, इसका मतलब ये है कि अगर आप उस फंड से रिडीम करना चाहें तो उस एनएवी के बेसिस पे आपको पैसा मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना कि एनएवी जो है वो नेट ऑफ एक्सपेंसेस है, उसके बाद कोई भी चार्ज आपको नहीं लगता, अनलेस आप ऐसे पीरियड में अगर निकले जहां पे कोई एग्जिट लोड हो। बट जहां तक एक्सपेंसेस का सवाल है, वो नेट ऑफ एक्सपेंसेस है एनएवी, वो एक ऐसा अमाउंट है जो आपको मिलेगा अगर आप रिडीम करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये रहे आपके पोर्टफोलियो को लेकर सजेशंस जो आपको करने हैं। और कुछ और क्वेरीज भी हमारे पास हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। उससे पहले छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। विनोद हमारे साथ होंगे अपना सवाल पूछने के लिए। हेमंत उससे तो मौजूद है यहाँ पे क्वेरीज को आंसर करने के लिए। जल्द वापस आते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं योर मनी, और अब एक सवाल ले लेते हैं ईमेल के थ्रू। पंचम कुमार मिश्रा ने जमशेदपुर से भेजा है। 39 इयर्स एज है, 12,000 की एसआईपी, 17,000 पोर्टफोलियो की वैल्यू, 15 इयर्स में 2 करोड़ का टारगेट। फंड्स इनके क्विकली बता दूं तो HDFC फ्लेक्सी कैप, SBI कॉन्ट्रैक्ट, क्वांट टेक सेवर, मुतुल मिड कैप, कैनरा रोबोको स्मॉल कैप, क्वांट मल्टी कैप, मेरे एसेट फोकस्ड इक्विटी, कोटक इमर्जिंग इक्विटी और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है। तो बताइए हेमंत जी, 12,000 की कुल एसआईपी, 15 साल में 2 करोड़ का टारगेट, आपके सजेशंस? सबसे पहले इनकी टारगेट की बात करते हैं। 12,000 की जो इनकी इन्वेस्टमेंट है उससे वो टारगेट पूरा नहीं होगा। इनको एक्चुअली अगर 15 साल में अपना टारगेट पूरा करना है तो 39,000 की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। तो बहुत बड़ा गैप है उनके पास, तो वो देखें कितना तक वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरी ऑप्शन इनके पास ये है कि वो चाहे तो 5,000 से अपनी एसआईपी बढ़ा सकते हैं, और उसके बाद हर साल 10% अगर इंक्रीमेंटल एसआईपी बढ़ाएंगे तो ये अपने टारगेट तक पहुंच पाएंगे। इनके पास टोटल फंड है जो मुझे लगता है 9 फंड्स है, वहां पे इनको थोड़ा फंड्स को कम करने की जरूरत है। तो मैं इनको रिकमेंडेशन दे रहा हूँ कि थोड़ा पोर्टफोलियो को रीअलाइन करें। तो इनके जो एक्जिस्टिंग फंड है उसी में इन्वेस्टमेंट करेंगे। कोटक इमर्जिंग में 3,000, SBI कॉन्ट्रा में 3,000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 2,000, HDFC फ्लेक्सी कैप में 3,000 और क्वांट टैक्स सेवर में जहां पे वो 1,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपनी 12,000 की इन्वेस्टमेंट करें। इनके मुझे लगता है पोर्टफोलियो भी बेटर होगा, परफॉर्मेंस भी थोड़ा सुधरेगा। ओके, चलिए, तो ये सजेशन आपके पोर्टफोलियो को लेकर पंचम जी। और 39,000 के आसपास की एसआईपी करेंगे तो अपने गोल को हासिल कर लेंगे। धीरे धीरे स्टेप अप के थ्रू अपने एसआईपी अमाउंट हर साल बढ़ाएंगे तो भी अपना लक्ष्य हासिल कर लेंगे। फटाफट से पूछते हैं हेमंत जी के टॉप 4 फंड्स उन व्यूअर्स के लिए जो पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं हेमंत जी की चॉइस के हिसाब से। बताइए हेमंत जी।
जी इक्विटी फंड्स की बात करेंगे यहाँ पे तो 4 फंड जो है मेरे टॉप रिकमेंडेशन अभी HDFC फोकस 30, निपॉन इंडिया मल्टी कैप, ICICI प्रू लार्ज एंड मिड और कोटक इमर्जिंग फंड। ये 4 फंड है, मुझे लगता है डिफरेंट सेगमेंट्स में एक्सपोजर देंगे, चाहे आप एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हो चाहे आप नए इन्वेस्टर हो, इन चारों फंड से अपना पोर्टफोलियो की शुरुआत कर सकते हैं। थैंक यू हेमंत जी, शो में आने के लिए, अपने व्यूज देने के लिए, सभी क्वेरीज पर। इसी के साथ यौमनी में इतना ही। नमस्कार।